हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आज मैं आपके लिए फिजिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ स्टूडेंट, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी होती तो आपका एक भी प्रश्न नहीं बचेगा स्टूडेंट। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लेना एक बार और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर लेना। मैं इतना ही कहूँगा ऑप्शन, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं सभी का बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। ऑप्शन आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपने इस चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइबर और बढ़वाइए ऑप्शन जितने हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए लोगों को और बताइए कि हमारे कोचिंग का चैनल है और हमारे सर जान पहचान के हैं, अच्छे हैं, जो आपको कम समय में अच्छे प्रश्न प्रोवाइड कराते हैं। आज की इस वीडियो में आपको 111 प्रश्न प्रोवाइड कराऊंगा ऑप्शन। कितने? 111 प्रश्न आज की इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूं। देखते हैं कितना समय लगता है ऑप्शन। तो आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे, सब लोग लाइव हैं। और इस टाइम 8 बज के कुछ मिनट हो चुके हैं ऑप्शन। 1-2 मिनट आपके सामने मैं हाजिर हूँ। ठीक है ऑप्शन? तो कोई भी लोग चिंता वाली कोई बात नहीं है, एक एक प्रश्न को पढ़ेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है ऑप्शन? तो आप सभी रेडी हैं? एक बार सही कमेंट करके ये बता दें कि वॉइस जो आ रही है वो सही आ रही है या नहीं। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताएं मुझे कि वॉइस सही आ रही है या नहीं। तो जल्दी कमेंट कर दें और बता दें मुझे कि वॉइस आवाज़ सही आ रही है या नहीं। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। क्वेश्चन सही दिख रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने है। मात्रक एवं मापन से प्रश्न शुरू होंगे पहले। तो हमारे जो फिजिक्स में जो क्वेश्चन रहेंगे वो क्या रहेंगे? मात्रक एवं मापन से शुरू रहेंगे। तो इन प्रश्नों के बारे में आप लोगों को एक एक प्रश्न के बारे में समझाऊंगा और अच्छे से आंसर भी बताऊंगा। अगर आप लोग कोई भी बच्चा अगर इन प्रश्नों के आंसर जानता है तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिए आंसर। लाइव क्लास रहेगी तो मैं आपके सभी के आंसर देखता रहूँगा और बताता रहूँगा कि कितने बच्चों का आंसर सही है, कितने के गलत है। ठीक क्वेश्चन? तो क्लास रेडी करते हैं बिना देर किए हुए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आगे भी शेयर किया करें उस टाइम। अपने उन सभी दोस्तों को शेयर कर दें जो आपके जान पहचान के हैं, जो आपसे यानी कि रिलेटिव हैं, और उन्हें जरूर शेयर किया करें और बता दिए कि हमारे कोचिंग का चैनल है और हमारे दक्ष कंपटीशन क्लासेस के जान पहचान के सर हैं और अच्छे से कम समय में अच्छे प्रश्न आपको प्रोवाइड कराते हैं उस टाइम। तो आप इतना तो कह सकते हैं मेरे लिए। ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग समझ चुके होंगे इन बातों को। तो जरूर शेयर करना आगे की भी। तो कोई स्टैंड हम कोई गलत प्लेटफॉर्म नहीं है उस स्टैंड की, गाना नहीं है, शेयर नहीं है, कुछ नहीं है उस स्टैंड, बट एक पढ़ाई की चीज़ें हैं जो आपके लिए वेरी महत्वपूर्ण है। ठीक है ऑप्शन? तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो आज का पहला प्रश्न निम्नलिखित में कौन द्रव्यमान की इकाई नहीं है? तो पहला ऑप्शन है पाउंड, किलोग्राम, ग्राम, डाइन। तो कौन द्रव्यमान की इकाई नहीं है? पहले प्रश्न का सही आंसर आप कमेंट कर दें ऑप्शन। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं कि निम्नलिखित में कौन द्रव्यमान की इकाई नहीं है तो जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड, गजब, बहुत बढ़िया। तो निम्नलिखित में द्रव्यमान की इकाई नहीं है तो आपने सही आंसर कमेंट किया ऑप्शन डाइन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पौंड भी है, किलोग्राम भी है, ग्राम भी है, डाइन नहीं है। ध्यान रखना ऑप्शन, अच्छा प्रश्न था। बल का मात्रक बताना है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर या किलोग्राम मीटर, इनमें से कोई नहीं बल का मात्रक होता है। एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे सही आंसर क्या होने वाला है बल का मात्रक। तो ऑप्शन रोज मैं आपके लिए शाम 8 बजे से लाइव क्लास लाता हूँ, तो जितने बच्चे हैं सभी को बता देना तो कि हमारी रोज़ शाम 8 बजे से क्लास लाइव रहती है दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर उस टाइम। और छोटी छोटी वीडियो भी आपको दे रहा हूँ उस टाइम। तो मैं एक मैंने वीडियो डाली है उस टाइम देश और राजधानी से, उसे भी देख लेना उस टाइम। ठीक है? तो आपके वीडियो में लिस्ट में पड़ी है, आप लोग जाकर वहाँ देख सकते हैं। देश और राजधानी बहुत ही अच्छे प्रश्न है क्वेश्चन, बहुत सारे प्रश्न मैंने आपसे बताए हैं, कम समय की वीडियो है और अच्छे प्रश्न हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आपने कमेंट कर दिया क्वेश्चन, वेरी गुड, गजब। तो बल का मात्रक जो है वो क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है फेरड किसका मात्रक है? प्रतिरोध का, चालकत्व का, प्रधारिता का या प्रेरकत्व का। एक बार कमेंट करेंगे कि फेरड किसका मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गई हैं, सभी स्टूडेंट कमेंट करने की कोशिश करेंगे, बताएंगे मुझे कि फेरड किसका मात्रक है। प्रतिरोध का है, चालकत्व का है, धारिता का है, प्रेरकत्व का है। तो फेरड जो मात्रक है वो सही आंसर आपने कमेंट किया धारिता का है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, धारिता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हुआ। ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मात्रक क्या है? जूल प्रति कैलोरी, जूल, जूल किलो प्रति किलोग्राम, इनमें से कोई नहीं। तो ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मात्रक क्या है? एक बार कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर कि ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मात्रक क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर मुझे कमेंट करके बताएं क्या हो जाएगा कि ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मात्रक क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपने कमेंट किया जूल प्रति कैलोरी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, जूल प्रति कैलोरी। बल की एसआई यूनिट क्या है? केल्विन है, न्यूटन है, पास्कल है, वोल्ट है। सही आंसर कमेंट करके बताएं, बल की एसआई यूनिट क्या है?
इसका तो सभी आंसर जानते होंगे क्वेश्चन, जरूर कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे कि बल की एसआई यूनिट क्या है, केल्विन, न्यूटन, पास्कल या वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होने वाला है। जितने विद्यार्थी मेरे साथ हैं ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर दें स्टूडेंट, और सभी को बुला लें। जितने भी लोग अभी भी हमसे नहीं जुड़े हैं स्टूडेंट, सभी को बुला लीजिए। जितने लोग ज़्यादा होंगे उतना ही फ़ायदा है स्टूडेंट, क्योंकि हमें ज़्यादा प्रश्न यानी कि ज़्यादा आंसर देखने को मिलेंगे और हम उनसे सीख मिलेगी कि कितने बच्चे इन प्रश्नों के आंसर जानते हैं, और हम नहीं जानते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी सीख होगी क्वेश्चन। तो इसलिए सभी लोगों को वीडियो का लिंक सेंड कर दीजिए और बुला लीजिए कि क्लास लाइव है, और एक बार सभी प्रश्नों को लगा लीजिए ध्यान से। एक भी प्रश्न मिस नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। आप अगर अच्छे तैयारी करना चाहते हैं तो एक भी प्रश्न मिस ना करें। तो बल का ऐसा यूनिट क्या है, तो न्यूटन है ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है, ओम है, फेराड है, हेनरी है, वेबर है। एक बार कमेंट करेंगे प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर कमेंट करके बताएंगे कि प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है। वेरी गुड ऑप्शन, कमेंट कर दें जल्दी। ओम है, फेराड है, हेनरी है, वेबर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन ओम है। तो प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है, ओम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन। अगर आपने ए बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, जबरदस्त, वेरी गुड ऑप्शन। नेक्स्ट है पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट कितनी है। तो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है, लाइट ईयर्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, केल्विन या जूल। एक बार कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है। तो कितना अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन। अगर आप इसका प्रश्न का आंसर, बेसिक क्वेश्चन है, आपसे कोई पूछ सकता है कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट बतानी है, तो बताओ। अगर यही तो चीज़ है क्वेश्चन, पढ़ोगे तो सब कुछ सीख जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं सीख पाओगे। ठीक है, धीरे धीरे ही बूंद बूंद से यानी घड़ा भरता है। तो आप लोग भी एक एक प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न अपने दिमाग में कलेक्ट कर लेंगे अगर पढ़ोगे तब। अगर नहीं पढ़ना है तो बाकी आपकी जिम्मेदारी है क्वेश्चन, आप जानते हैं अच्छे से। ठीक है, तो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी, अगर मेरे साथ पढ़ोगे तो और अच्छा रहेगा क्वेश्चन, क्योंकि आपको टाइम का ही पता नहीं चलेगा और सारे प्रश्न लग भी जाएंगे। तो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की जो लंबाई है यूनिट, उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या कहते हैं क्वेश्चन, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में सदिश राशि कौन सी, स्थिति, वेग, त्वरण, दूरी, चाल, त्वरण, बल, घनत्व। तो निम्नलिखित में सदिश राशि बतानी है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर, बताएंगे सदिश राशि कौन सी है, स्थिति, वेग, त्वरण, दूरी, चाल, त्वरण, बल, घनत्व। एक बार कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर कमेंट करेंगे, बताएंगे कि सदिश राशि कौन कौन सी हैं। ये चार ऑप्शन आपके सामने, इसमें सदिश राशि का एक ऑप्शन है, आप मुझे बता सकते हैं। सदिश और अदिश की ट्रिक लेकर आऊँगा ऑप्शन मैं आपके सामने बहुत जल्द। आप लोग उसे ट्रिक को जरूर पढ़ लेना एक बार, मैं आपके सामने ट्रिक भी पेश करूँगा इन सदिश और अदिश राशि की। ठीक है, आप लोग उसे देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आपने कमेंट किया सर, इस टाइम जो है वो ए ऑप्शन में है, सदिश राशियाँ। तो स्थिति और वेग को सदिश राशि कहते हैं, ध्यान रखना है। और त्वरण, दूरी, चाल, घनत्व ये हमारी अदिश राशि में कहलाती हैं, तो ध्यान रखना है। तो सदिश राशि का जो एग्जाम्पल है वो है स्थिति और वेग। ऑप्शन नंबर ए, 8वें क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 9 पर आ गए। निम्नलिखित में कौन सा सदिश मात्रक नहीं है, आवेग, विस्थापन, बल, आघूर्ण, गति। तो बताएंगे कौन सा सदिश मात्रक नहीं है, आवेग है, विस्थापन है, बल, आघूर्ण है, गति है। एक बार कमेंट कर दें सही आंसर। सदिश मात्रक नहीं है ये पूछा है, तो आवेग, विस्थापन, बल, आघूर्ण या गति। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कमेंट करके बताएं मुझे क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होने वाला है। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। कौन सा सदिश मात्रक नहीं है, इसका सही आंसर आपने कमेंट किया गति। वेरी गुड ऑप्शन। अगर आपने डी ऑप्शन बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड ऑप्शन। ऐसे ही कमेंट करते रहें और ऐसे ही हर प्रश्न को देखते रहें। अगला प्रश्न है, दूध की आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। तो दूध का आपेक्षिक घनत्व किससे ज्ञात करते हैं, हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से या थर्मामीटर से। कितना इजी प्रश्न है, कितना वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 50 बार आपको मैंने पढ़ा दिया होगा, 51वीं बार आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल्दी कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग अपने अपने सभी मित्रों को जरूर शेयर किया करें वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कराया करें स्टूडेंट। ठीक है, जितने भी जानकारी के लोग हैं सभी को सब्सक्राइब कर लें स्टूडेंट। जो भी लोग मेरे साथ बने हुए हैं, सब्सक्राइब में क्या जाता है आप लोगों को, कुछ नहीं ना। तो एक बार उन सभी लोगों से सब्सक्राइब कराएं जो आपके जान पहचान के हैं, जरूर लिंक सेंड किया करें। ठीक है स्टूडेंट, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी इस वीडियो का लिंक जरूर सेंड करना अपने उन दोस्तों को जो तैयारी कर रहे हैं, और कहना कि सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। कम समय में अच्छे प्रश्न अगर आपको देखने हैं, कहीं भी टाइम ऐसा नहीं है कि जिसमें मैंने आपको 100 प्रश्न से कम पढ़ाए हों 1 घंटे के अंदर। अगर हाँ कम समय की वीडियो तो कम प्रश्न भी पढ़ाए हैं, अगर ज़्यादा समय की वीडियो है तो 100 प्रश्न से तो कम पढ़ाता नहीं हूँ स्टूडेंट। 4 ऑप्शन आपके सामने रखता हूँ और जब उसका आंसर भी क्लिक कराता हूँ आपसे। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट कर दिया क्वेश्चन, वेरी गुड, गजब। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आपने बताया लैक्टोमीटर, वेरी गुड ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 30 का
सही आंसर होगा लैक्टोमीटर से मापते हैं दूध का घनत्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हैं कि गाइगर मोलर काउंटर द्वारा जांच की जाती है सूर्य किरणों की विकिरण की, रेडियो सक्रिय स्रोतों की विकिरण की, समुद्र की गहराई की, लवण घोल की सांद्रता की। एक बार कमेंट करेंगे, बताएंगे कि गाइगर मोलर काउंट द्वारा जांच की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर कमेंट कर दें। जल्दी कमेंट करेंगे ऑप्शन, जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ बने हुए हैं जल्दी कमेंट कर दें और बता दें कि गाइगर मोलर काउंटर द्वारा जांच की जाती है, किसकी जांच की जाती है। ऑप्शन अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन बताओ, अगर ये प्रश्न आपने मिस कर दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऑप्शन मैं उम्मीद करता हूँ आपने एक भी प्रश्न को मिस नहीं करेंगे और अच्छे से प्रश्न को लगाएंगे। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया कि गाइगर मोलर काउंट द्वारा जांच की जाती है तो रेडियो सक्रिय स्रोत के विकिरण की। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 11 पर आप हैं तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड ऑप्शन। सभी लोग 12वें प्रश्न पर आ जाएं, ऑप्शन पीछे ना रहें और एक बार स्क्रीन को टच करें और स्क्रीन को टच करने के बाद आप जैसे ही स्क्रीन को टच करोगे तो आप अगले प्रश्न में पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ देख लिया करो ऑप्शन। अगर आप पीछे हैं तो माइनस में रहोगे, अगर आप मेरे साथ चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं किस टाइम क्वेश्चन नंबर 12 पर हूँ तो आप लोग सभी क्वेश्चन नंबर 12 पर होने चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है। पायरोमीटर, थर्मोकपल, थर्मोमीटर, थर्मोस्टेट। एक बार सही आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में कौन सा यंत्र है या धातु है जो भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है। पायरोमीटर है, थर्मोकपल है, थर्मोमीटर है, थर्मोस्टेट है। एक बार सही आंसर कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन कि कौन सा यंत्र धातु के भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है, तो इसका सही आंसर है पायरोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा पायरोमीटर। तो जो भट्टियों के अंदर तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है उसका नाम है पायरोमीटर। ध्यान रखना है, क्या नाम है, पायरोमीटर। ऐसे ही मैं आपसे पूछूँ कि पृथ्वी से सूर्य तक की जो उच्च लंबाई मापने का मात्रक है वो क्या है, ऑप्शन आप बता सकते हैं। जब मैंने आपसे पूछा था ये प्रश्न था, देखो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट को क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा ऑप्शन, ये क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छे प्रश्न, कई बार एग्जाम में आ चुका है ऑप्शन ये। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पायरोमीटर। ऑप्शन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा, पायरोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। मृदा के जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला यंत्र को क्या कहते हैं। तो मृदा के जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है। प्रकाशमापी, उत्तापमापी, सूक्ष्म आर्द्रता मापी या तनाव मापी। एक बार सही आंसर बताएं कि मृदा के जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर हम आ गए ऑप्शन। चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी कमेंट करिए और देखिए एक बार सही प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है। तो मृदा के जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन उत्तापमापी। अगर आपने बी ऑप्शन लगाया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, गजब। ऐसे ही पढ़ते रहें, एक एक प्रश्न को अच्छे से लगाते रहें ऑप्शन। और रोज़ शाम 8 बजे मैं आपकी क्लास लाइव लाता हूँ ऑप्शन, जरूर पढ़ा करें। मैं सभी अपने विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि जो लोग उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आर ओ की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर अच्छे से एक एक प्रश्न को पढ़ें और अच्छे से लगाएं। ठीक है ऑप्शन, मैं ऐसा कोई प्रश्न नहीं लाता हूँ जो फर्जी हो, जो एग्जाम में ना आए। ऑप्शन में सही प्रश्न ऐसे लाता हूँ जो एग्जाम में मिले आपको देखने को। ठीक है, बाकी एक ही एग्जाम में सही प्रश्न नहीं मिल सकते, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हर तरह के एग्जाम में हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आप सभी प्रश्नों को जरूर पढ़ा करें, पता नहीं कौन से प्रश्न कौन से एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जरूर पढ़ा करेंगे। शाम 8 बजे से आपकी क्लास लाइव रहती है और मैं आपको रोज़ पढ़ाता हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए हैं। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर, मल्टीमीटर। तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ये पूछा है। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड, थर्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, थर्मोमीटर। ध्यान रखना ऑप्शन, अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगर आपको याद नहीं था तो याद रखना अब। तो सही आंसर आपको पता चल चुका है कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, थर्मामीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है फाउंटेन पेज का आविष्कार किसने किया था। ये प्रश्न मैंने आपको 50 बार बताया है, क्या बार आप उसे पूछ रहा हूँ ऑप्शन, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर। तो फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप इसका सही आंसर मुझे कमेंट करके बताते हैं तो बहुत अच्छा होगा। पहला ऑप्शन है वर्ड्स आइट्स, लुइस ई वाट्स बटरमैन, डॉक्टर ली डी वाश, क्या हो जाएगा, ली डी फास्ट।
और नेक्स्ट है और आर्क्सबर्ग। एक बार कमेंट करिए फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन वेरी गुड, डॉक्टर लीडी फॉरेस्ट। तो सही आंसर ये होगा। कहीं कहीं ऑप्शन ये भी देखने को मिलता है, इसे थोड़ा सा डाउट है मुझे, इसे चेक करूंगा एक बार, ठीक है क्वेश्चन। बट अभी यहाँ सी लगाएंगे, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया, डॉक्टर लीडी फॉरेस्ट। सही आंसर सी आपने चूज किया है, ऑप्शन बी सी आंसर सही है क्वेश्चन नंबर 16 का। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था, विलियम्स ऑफ हार्वर्ड लिवेंस ने, जोसेफ स्पदीन ने, या हैरी विलेरली ने, जेम्स डाइंस ने। तो स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार। वेरी को अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करना, बताना मुझे कि स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया। अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील। तो विलियम हार्वर्ड है, लिवेंस, जोसेफ स्पदीन है, हैरी विलेरली है, जेम्स डाइंस है। सही आंसर बता दें। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑप्शन वेरी गुड, जोसेफ स्पदीन। तो स्पदीन ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, स्पदीन हो जाएगा। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल के किस चीज़ का आविष्कार किया था। तो क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गई हैं। तो सच्चा प्रश्न है, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था। पहला ऑप्शन है कंपास, दूसरा है डायनामाइट, तीसरा है पेनिसिलिन और चौथा है लाइट बल्ब। एक बार सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे सही आंसर क्या होने वाला है, जल्दी कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर आपने कमेंट किया, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल को किस चीज़ का आविष्कार किया गया था। तो इसका सही आंसर है डायनामाइट, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। APGAR का स्केल क्या है, पर्वतों की ऊंचाई मापने का स्केल, समय मापने का स्केल, एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल, या लंबी आयु निश्चित करने का स्केल। तो APGAR का स्केल क्या है, बताओ। कितना अच्छा प्रश्न है। APGAR स्केल क्या है, इसके बारे में पूछा है। अच्छा अगर आपको नॉलेज है तो बताएं जरूर। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, सभी ऑप्शन को देखिए और अच्छे से कमेंट करने की कोशिश करिए, बताइए कि APGAR स्केल क्या है। तो APGAR जो स्केल है, एक नवजात शिशु को भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल है ऑप्शन। तो ध्यान रखना है, ये नवजात शिशु के भौतिक स्थिति को निश्चित करने का स्केल कहलाता है APGAR। तो अगर आपको नहीं पता था तो आप नहीं भूल पाओगे आप ज़िंदगी में इस प्रश्न को। तो APGAR का मतलब क्या होता है, तो नवजात शिशु होते हैं, एक नवजात शिशु की जो भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल है वो है APGAR। ध्यान रखना क्वेश्चन अच्छा प्रश्न था। पिस्तौल का आविष्कार किसने किया, इसका तो आंसर सभी लोग जानते हैं, विलियम हर्ट, रॉबर्ट एच गोडार्ड, हेनरी ओगले, शैमुअल कोल्ट। एक बार सही आंसर बताएं क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर। तो पिस्तौल का आविष्कार आपके सामने है ऑप्शन। एक बार सही आंसर बता दें, मैंने आपको बताया भी था एनालॉजी वाले टॉपिक में, तो रीजनिंग में ऑप्शन। तो इसका सही आंसर आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि पिस्तौल का आविष्कार किसने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑप्शन सैमुअल कोल्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, सैमुअल कोल्ट ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण। अब गति के नियम एवं बल से क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं ऑप्शन, तो ध्यान रखेंगे, अच्छे प्रश्न शुरू हो चुके हैं। हम पहला मात्रक से थे, वो वेरी वेरी महत्वपूर्ण थे, ये उससे ही वेरी वेरी महत्वपूर्ण है, ठीक है ऑप्शन। चलिए, एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है, तो प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखी जाने वाली गेंद का पथ कैसा होता होगा। कितना अच्छा प्रश्न है ऑप्शन, गति के नियम से एक बल से। अच्छे प्रश्न है, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए समझ के। एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक पर यानी कि प्रेक्षक द्वारा देखी जाने वाली गेंद का पथ कैसा होगा। ऋजु रेखा है, वृत्त है, परवलय है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर कमेंट कर दें। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि सर इसका जो पथ होगा वो ऐसा होगा, ऋजु रेखा होगा, ऋजु रेखा, वृत्त होगा, परवलय होगा, या इनमें से कोई नहीं। बताएं कमेंट में, जल्दी कमेंट कर दीजिए ऑप्शन अगर आप जानते हैं तो इसका प्रश्न का सही आंसर। और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं ऑप्शन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं। और उन लोगों को ही बुला लें ऑप्शन जो लोग अभी भी हम वाकिफ़ नहीं हैं, कि जिन्हें नहीं पता है कि हमारी क्लास लाइव रहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परवलय, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है परवलय। जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उसकी चाल में सदैव वृद्धि होती है,
उसके वेग में सदैव वृद्धि होती है, वह सदैव पृथ्वी की ओर गिरती है, उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है। तो जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सही है, एक बार कमेंट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, जब कोई वस्तु गति त्वरित होती है तो उसे सदैव कोई बल कार्य करता है। तो उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है, ये बात हमें ध्यान रखना। जब कोई वस्तु की गति त्वरित होती है तो उस पर कोई सदैव कोई बल कार्य करता है। ठीक है, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगर आपने डी बताया है तो आपका आंसर भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि न्यूटन का प्रथम गति नियम संकल्पना देता है ऊर्जा की, कार्य की, संवेग की, जड़त्व की। कितना अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन, बताओ। क्वेश्चन नंबर 22 वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर सही कमेंट किया मैं आपको मान जाऊंगा बिल्कुल कि आप बिल्कुल पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। मेरी नज़रों में बेस्ट ऑफ बेस्ट कहलाएंगे आप लोग। जल्दी कमेंट करिए और बताएं कि न्यूटन का प्रथम गति नियम संकल्पना देता है किसकी। चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे क्वेश्चन, चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है ऊर्जा की, कार्य की, संवेग की या जड़त्व की। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर आपने कमेंट कर दिया है क्वेश्चन, वेरी गुड, गजब। ऐसे ही कमेंट करते रहें। अगर आपने डी लगाया तो आपका आंसर बहुत अच्छा है, अगर इसके अलावा कुछ नहीं लगाया तो आपका आंसर गलत है क्वेश्चन। तो न्यूटन का प्रथम गति नियम संकल्पना देता है जड़त्व की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम और किस नाम से जाना जाता है। तो गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को और किस नाम से जाना जाता है। वाह, गति का नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम। तो गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को और किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गए हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करना कि क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि गैलीलियो है, तो गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम और उसके नाम से जाना जाता है, और किस नाम से जाना, ये पूछा है। जो गैलीलियो के गिरते शरीर का नियम है उसे किस नाम से जाना जाता है। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन, जरूर कमेंट करना क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, गजब। ऐसे ही आंसर करते रहें और बताते रहें। क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर होगा वो होगा न्यूटन का प्रथम नियम। ध्यान रखना, गैलीलियो के गिरते शरीर का नियम क्या कहला, किस नाम से जाना जाता है, न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, न्यूटन का प्रथम नियम। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता, कितनी बार प्रश्न आ गया क्वेश्चन, ये 1000 बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। आपने तो खैर इतने जगह नहीं दिया होगा क्वेश्चन, मगर आपने सुना तो होगा कि न्यूटन रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये प्रश्न आपने कई बार सुना होगा क्वेश्चन, तो जरूर कमेंट करें न्यूटन के तृतीय नियम पर, न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम या आर्किमिडीज के सिद्धांत। कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। आपने कमेंट किया न्यूटन के तृतीय नियम पर है, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बेस्ट प्रश्न है, इसके लिए ले लेना क्वेश्चन कि रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, न्यूटन के तृतीय नियम पर सिद्धांत पर कार्य करता है, ध्यान रखना क्वेश्चन। अच्छा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोली छोड़ते समय राइफल पीछे की ओर प्रक्षेपित होती है, इसका कारण क्या है। सबसे गजब का क्वेश्चन तो ये है, और ये पूछा है कि गोली छोड़ते समय राइफल पीछे की ओर प्रक्षेपित होती है, इसका कारण बताएं। ऊर्जा संरक्षण का नियम, न्यूटन के गति के तृतीय नियम, न्यूटन के गति के प्रथम नियम, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। जब कोई इंसान गोली छोड़ता है तो राइफल जो है वो पीछे की ओर प्रक्षेपित होती है, इसका कारण क्या है। अभी आपने ऊपर आंसर पढ़ा था, बिल्कुल सेम टू सेम है। आप लोग जानते हैं कि न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित है ये भी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ये भी तृतीय पर है, वो भी तृतीय पर है, ध्यान रखना क्वेश्चन। ये भी तृतीय पर रॉकेट का तृतीय नियम है, और ये भी तृतीय पर गोली छोड़ते समय, ध्यान रखना क्वेश्चन। बॉल को लपकते या कैच करते समय, बॉल को लपकते या कैच करते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ पीछे कर लेता है। बल को, संवेग को, आवेग को, कैच करने का समय। बताएं एक बार सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पर क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होने वाला है कि बॉल को लपकते समय या कैच करते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे कर लेता है।
तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन आवेग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आवेग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ब्रेक लगने पर एक कार मुख्य रूप से बल के कारण रुक जाता है। गुरुत्वाकर्षण, केंद्र भूमिमुखी, घर्षण या केंद्रापराशक। एक बार सही आंसर बताएं कि ब्रेक लगने पर एक कार मुख्य रूप से बल के कारण रुक जाती है। सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 27 पर आ गए हैं। सही आंसर कमेंट कर दें। तो ब्रेक लगने पर एक कार मुख्य रूप से बल के कारण रुक जाती है। वेरी गुड ऑप्शन, आपने कमेंट किया, वेरी गुड, गजब। ऐसे जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए और बताइए हर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन अगर आप जानते हैं तो इसका सही आंसर होगा घर्षण के कारण रुक जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अब हमारे जो प्रश्न शुरू हो चुके हैं वो शक्ति, कार्य, ऊर्जा से संबंधित प्रश्न शुरू होंगे ऑप्शन फिजिक्स में। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट चल रहे हैं ऑप्शन, आप एक भी क्लास मिस मत करना। एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तथा इसको विस्थापित नहीं कर पाता है तो वह है ऋणात्मक कार्य, धनात्मक कार्य करता है परंतु अधिकतम नहीं, कोई कार्य नहीं करता है, अधिकतम कार्य करता है। तो बताइए एक बार सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर अगर आप जानते हैं जरूर कमेंट करना। एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तथा इसे विस्थापित नहीं कर पाता तो वह, तो आपको पता है कि सर अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वो तो अपना बेफालतू में अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहा है, वह कोई कार्य नहीं कर पा रहा है। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई कार्य नहीं करता है ऑप्शन वो। तो क्योंकि जब दीवार पीछे को नहीं हिट रही तो कोई कार्य थोड़ी नहीं होगा, तो अपनी ऊर्जा को खुद ही नष्ट कर रहा है ऑप्शन वो। धकेल को दीवार कैसे हिल जाएगी? ठीक है ऑप्शन। अगर कच्ची होगी मिट्टी की तो फिसल भी जाएगी, गिर भी जाएगी, मगर वैसे विस्थापित नहीं होगी, अपनी जगह दूसरे स्थान पर नहीं जाएगी पूरी दीवार, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है ऑप्शन। तो यही चीज़ है ऑप्शन में, कोई कार्य नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, ध्यान रखना। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन कई बार पूछा गया। यदि एक बल F को किसी पिंड पर लगाने से उस पिंड को v वेग प्राप्त होता है तो पिंड की शक्ति बतानी है। क्वेश्चन नंबर 29 कितना गजब का क्वेश्चन है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक बल F को किसी पिंड पर लगाने वाले पिंड को वेग प्राप्त होता है तो पिंड की शक्ति बतानी है, FV हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, FV। ठीक है, FV बल गुणा वेग। ठीक है, FV बोलते हैं बल गुणा वेग को, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बल F गुणा V। इसे ऐसे भी लिख सकते हो ऑप्शन, F मल्टीप्लाई V, या F भी कह दो या FV कह दो। ठीक है, F मल्टीप्लाई V कह दो तो बल गुणा वेग, ध्यान रखना ऑप्शन। तो पिंड की शक्ति है बल गुणा वेग। एक मशीन 500 जूल कार्य 10 सेकंड में करती है तो मशीन की शक्ति होगी। कितना अच्छा प्रश्न ऑप्शन बताओ। तो एक मशीन 500 जूल कार्य 10 सेकंड में करती है, तो आप लोग समझ चुके होंगे क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर। तो इसमें शक्ति की पूछा है, शक्ति में बाट होता है तो ये हो जाएगा 50 500 अपॉन 10, 500 अपॉन 10 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 50 वाट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर, ऑप्शन नंबर सी 30 वाट, 50 वाट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर बताएं कि मानव की विहित ऊर्जा का सबसे पुराना रूप क्या है। एक बार सही आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 31 का कि मानव की विहित ऊर्जा का सबसे पुराना रूप क्या है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा। तो मानव की विहित ऊर्जा का सबसे पुराना रूप है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन कि मानव की विहित ऊर्जा का सबसे पुराना रूप क्या है। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर सर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर आपने कमेंट किया सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा को क्या कहते हैं। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्म ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा को किस नाम से जानते हैं। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया ऑप्शन, इसका सही आंसर सही बच्चे कमेंट करके बताएंगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 32 पर हम आ गए हैं। तो घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा को किस नाम से जानते हैं। तो स्थिति ऊर्जा कहते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ताप ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। एक बार कमेंट करेंगे कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली इस ऊर्जा को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पर आ गए हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर आप जानते हैं तो जरूर कमेंट करना कि कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं, ताप ऊर्जा कहते हैं या स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर होगा ताप ऊर्जा कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा ताप ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 34 पर आ गए हैं। जल विद्युत संयंत्र क्या परिवर्तित करता है। गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, वायु ऊर्जा से विद्युतीय ऊर्जा।
तो जल विद्युत संयंत्र क्या परिवर्तित करता है, इसका सही आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 34 पर हम आ गए हैं। तो जल विद्युत संयंत्र क्या परिवर्तित करता है, इसका सही आंसर मुझे कमेंट कर दें और बता दें क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर। तो जल विद्युत संयंत्र क्या परिवर्तित करता है, तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, गतिज ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर ए बताया तो आपका आंसर भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ट्रांसफार्मर, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर या पहिया। तो बताएंगे कौन सा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसका सही आंसर कमेंट कर दें, जल्दी बता दें। अगर आपको इसका सही आंसर पता है जल्दी बताएंगे। ट्रांसफार्मर है, बैटरी है, इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर है या पहिया है। जो ऐसा उपकरण बताना है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, वेरी गुड ऑप्शन आपने कमेंट किया, बहुत बढ़िया गजब। तो बैटरी है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, बैटरी। अगले प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण से संबंधित ऑप्शन। गुरुत्वाकर्षण वाले प्रश्न जरूर देखना, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण वाले बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब गुरुत्वाकर्षण से हमारे प्रश्न शुरू हो चुके हैं। पहला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी, न्यूटन ने दी थी, आर्किमिडीज ने दी थी, गैलीलियो या फैराडे ने। इसका सही आंसर कमेंट कर दें और बता दें मुझे क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी। अगर आप क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर आपने कमेंट किया, न्यूटन ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने बताया न्यूटन तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। समुद्र में अधिकांश ज्वार भाटा किस कारण आता है, पृथ्वी के वायुमंडलीय प्रभाव के कारण, पृथ्वी पर शुक्र के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण, पृथ्वी पर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण, पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी में अधिकांश ज्वार भाटा किस कारण आता है, पृथ्वी नहीं सूर्य, समुद्र में, सॉरी ऑप्शन, समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण आता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चार ऑप्शन को पढ़िए, समझिए और बताइए मुझे सही आंसर। तो वेरी गुड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर सही आपने कमेंट किया ऑप्शन। अगर डी आपने बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन में आपसे कहा गया है कि पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण होता है समुद्र में अधिकांश ज्वार भाटा। ध्यान रखना ऑप्शन कि जो पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव होता है उसके कारण होता है समुद्र में अधिकांश ज्वार भाटा। तो ये कारण है ऑप्शन, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी। किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराई गई चम्मच फर्श पर गिर जाएगी, अचल रहेगी, उपग्रह गति का अनुसरण करती रहेगी या स्पर्श रेखीय दिशा में चली जाएगी। बताइए कितना अच्छा प्रश्न हो शेट। तो किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराई गई चम्मच, बताओ सही आंसर बताओ ऑप्शन क्या होगा। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। इसका सही आंसर होगा कि अगर ऐसे होता है तो यह उपग्रह की गति का अनुसरण करती रहेगी। ध्यान रखना उपग्रह की गति का अनुसरण करती रहेगी। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 पर आ गए। निम्नलिखित में किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है, भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुव रेखा पर। वाह कितना गजब का क्वेश्चन ऑप्शन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप इसका सही आंसर मुझे बताते हैं तो आप मेरी नज़रों में बेस्ट ऑफ बेस्ट कहलाओगे। कमेंट करें सही आंसर, जल्दी बताएं कि निम्नलिखित में किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है, भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर या ध्रुव रेखा पर। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, कमेंट करें और बता दें मुझे सही आंसर। तो वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड आपने कमेंट किया, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक कहाँ होता है, तो ध्रुव रेखा पर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। पृथ्वी के केंद्र पर किस वस्तु का द्रव्यमान होगा, सतह से कम, स्थिर, सतह से अधिक, शून्य। तो पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है ऑप्शन, ये पूछा है, सतह से कम होता है, स्थिर रहता है, सतह से अधिक होता है, या शून्य। एक बार क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का द्रव्यमान होगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर आपने कमेंट किया स्थिर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर स्थिर।
चलते लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या प्रभाव होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, भार नहीं बदलेगा, बढ़ या घट सकता है। वाह, कितना अच्छा प्रश्न क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर आप कमेंट कर सकते हैं कि चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे प्रश्न तो होते हैं, आपसे ऑब्जेक्टिव रूप में कोई भी पूछ लेता क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं पता इन प्रश्नों के आंसर, तो फिर आप पढ़ाई भी आपकी ऐसी मानी जाती है कि क्या पढ़ रहा भैया। तो वही चीज़ कहा, कोई भी कुछ भी कह देता है 1 सेकंड में क्वेश्चन, तो जरूर पढ़ा करें। मैं तो यही कहूँगा आपसे बार बार कि आप जरूर पढ़ा करें हर प्रश्नों को। 41 प्रश्न हमने पढ़ लिए क्वेश्चन, कुछ तो पढ़ा है हमने। अभी हमारी 41 मिनट भी नहीं हुई, 41 प्रश्न हम पढ़ चुके हैं। तो चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भार नहीं बदलेगा, कुछ भी हो, क्या चल जाए या रुक जाए, कुछ भी हो, भार नहीं बदलता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ध्यान रखना क्वेश्चन अच्छा प्रश्न था। पृथ्वी का प्लान वेग बताना है क्वेश्चन। आप सभी लोग जानते हैं प्लान वेग तो, कि जब कोई वस्तु वापस ना आए पृथ्वी पर, प्लान वेग उसे कहते हैं। तो 15.0 किलोमीटर प्रति सेकंड, 21.1 किलोमीटर प्रति सेकंड, या 7.00 किलोमीटर प्रति सेकंड, या 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो पृथ्वी का प्लान वेग बताएंगे कि किसी वस्तु को कितने किलोमीटर प्रति सेकंड से फेंकें कि वो पलायन कर जाए, वो फिर पृथ्वी वापस ना आए। तो जो पृथ्वी का पलायन वेग होता है, अगर किसी वस्तु को हम पृथ्वी से फेंकते हैं तो उसका पलायन वेग जो माना जाता है वो कितना माना जाता है क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर जो होने वाला है क्वेश्चन 42 का, वो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर हम किसी वस्तु को अगर हम इस स्पीड से फेंकते हैं 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से अगर हम किसी चीज़ को फेंकते हैं तो पृथ्वी वापस नहीं आएगी, ठीक है, हमेशा के लिए गायब हो जाएगी क्वेश्चन, वो पलायन कर जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। पृथ्वी का पलायन वेग जो है वो कितना है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हम कोई वस्तु 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अगर कोई चीज़ हम फेंकते हैं तो वो हमेशा पृथ्वी से दूर चली जाएगी, पलायन कर जाएगी, पृथ्वी वापस नहीं आएगी। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा होनी चाहिए, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 43 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर बताए कि पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा होनी चाहिए। सही आंसर कमेंट कर दें, उस टाइम बता दें क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर। अगर आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर तो जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर आपने बताया शून्य होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, शून्य होनी चाहिए। ध्यान रखना क्वेश्चन अच्छा प्रश्न था। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 पर आ गए, इन्हें चंद्रमा पूछ लिया क्वेश्चन। पहले पृथ्वी पूछा, अब चंद्रमा पूछा है कि चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना है। तो 5.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, या 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड, और 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, या 7.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर चंद्रमा से हम कोई वस्तु फेंकते हैं और वह पृथ्वी फिर वापस चंद्रमा फिर वापस ना आए तो कितना वेग होना चाहिए। अच्छा प्रश्न है। पृथ्वी का तो पता चल चुका आपको 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो आज चंद्रमा का ही पता चल जाएगा अभी कुछ ही पल में। कुछ बच्चों को पता होगा तो जरूर कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे क्या हो जाएगा सही आंसर। जितने विद्यार्थी मेरे साथ बने हुए हैं जल्दी कमेंट कर दें क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अगर फेंकेंगे तो चंद्रमा वापस नहीं आएगी। ध्यान रखना है चंद्रमा का जो पलायन वेग है वो कितना है, 2.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्या है, 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अगर कोई चीज़ हम चंद्रमा से फेंकते हैं तो वो चंद्रमा वापस नहीं आएगी। पृथ्वी पर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ध्यान रखना दोनों चीज़ें। नेक्स्ट अगले प्रश्न हमारे शुरू हो चुके हैं। ठोस, तरह, द्रव पदार्थों के गुण। दाब की एसआई इकाई क्या है। तो प्रति वर्ग सेंटीमीटर न्यूटन, न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। तो दाब की एसआई मात्रक बताना है, नहीं दाब का एसआई इकाई क्या है, दाब की एसआई इकाई बतानी है। क्वेश्चन नंबर 45 पर आ गए हैं, एक बार सही आंसर कमेंट करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, न्यूटन वर्ग प्रति वर्ग मीटर। द्रव्यमान मास प्रति यूनिट आयतन क्या है। तो द्रव्यमान का प्रति यूनिट आयतन क्या होता है, बल है, कार्य है, घनत्व है, दाब है। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर आपने कमेंट किया, घनत्व हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। जल का घनत्व मिट्टी के तेल के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है, यदि दोनों को मिश्रित कर दिया जाए तो क्या होगा। तो अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन कि जल का घनत्व मिट्टी के तेल के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है, बात सही है। यदि दोनों को मिश्रित कर दिया जाए तो मिट्टी के तेल पर जल प्लावित होता है और जल तैरता है, यानी मिट्टी के तेल पर जल प्लावित होता है या तैरता है। दूसरा ऑप्शन है कि जल पर मिट्टी के तेल प्लावित होता है। तीसरा ऑप्शन है मिट्टी का तेल जल में घुल या विलीन हो जाता है। और चौथा ऑप्शन है वे पूर्ण मिश्रित होते हैं। वे पूर्ण मिश्रित, बताओ इसका सही आंसर क्वेश्चन। कितना अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर सभी लोग कमेंट कर देंगे, मुझे उम्मीद है। आपने तेल तो डाल कर देखा होगा पानी में, तो बताओ उसके वही रीजन है, बता सकते हैं आप। बी ऑप्शन, वेरी गुड। तो बी ऑप्शन हो जाएगा कि जल पर मिट्टी का तेल प्लावित होता है, तैरता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखना। एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर किसके कारण प्लवमान होती है या तैरती है। तो बताएंगे एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर किसके कारण प्लवमान होती है, तैरती है। तो श्यानता, असंजक बल, पृष्ठ तनाव या पृष्ठ ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 48 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन, कई बार पूछा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि जो सुई होती है या पिन ये जल के पृष्ठ पर किसके कारण तैरती है। अच्छा प्रश्न है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है एग्जामों में। तो आप इसका सही आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर आपने कमेंट किया, पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है। तो वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है। श्यानता, पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्था या गुरुत्व। एक बार सही आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर क्या होने वाला है कि वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर आपने कमेंट किया, क्वेश्चन पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही मोस्ट एग्जाम क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना है कि वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है। तो पृष्ठ तनाव। ऊष्मा से क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित में कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है। एल्युमिनियम, तांबा, कांच, चांदी। तो एक बुरा ऊष्मा परिचालक बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है, इसका सही आंसर कमेंट कर दें क्वेश्चन जल्दी। मात्र 18 मिनट की क्लास बाकी है क्वेश्चन, देखते हैं कितने प्रश्न तक हम पहुंच पाते हैं। 1 घंटा आपको पढ़ाना है मात्र, ठीक है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांच। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, कांच। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक है। लकड़ी, हीरा, पानी, माइका। एक बार कमेंट करेंगे उष्णता का कुचालक कौन है। बेड, कंडक्टर। कमेंट करें सही आंसर कि कौन सा विकल्प ऐसा है जो उष्णता का कुचालक है। सही आंसर कमेंट कर दें फ्रेंड। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर कमेंट करें। तो उष्णता का कुचालक है, तो इसका सही आंसर है लकड़ी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है घन वस्तु से में ऊष्मा चालन की दर पर निर्भर करती है। सामग्री की घनत्व, सामग्री के आयाम, घर्षण, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो घन वस्तु में ऊष्मा चालन की दर पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन सामग्री घनत्व घनता पर, या सामग्री के आयाम पर, या घर्षण पर, या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। सही आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर क्या होने वाला है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। तो घन वस्तु को ऊष्मा चालन की दर पर निर्भर करती है, तो घर्षण पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। उष्णता बोलते हैं हीट से, तो हीट यानी उष्णता से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखाओं को क्या कहते हैं। ऑप्टिक्स, अकाउंटिस्टिक या थर्मोडाइनामिक्स या रिलेटिविटी। एक बार कमेंट करेंगे हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 पर हम आ गए हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर आपने कमेंट किया थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स कहते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना है भौतिक विज्ञान की शाखा को, यानी हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। गर्मी सीधे से संदर्भित नहीं होती है। तो गर्मी सीधे, ये खालिस्तान है, से संदर्भित नहीं होती है। थर्मल ऊर्जा का मापन, अणुओं की गति, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से स्थानांतरण, या पदार्थों के थर्मोडायनामिक अगुण। एक बार कमेंट करें सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर। तो गर्मी सीधे थर्मल ऊर्जा का मापन से संदर्भित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, थर्मल ऊर्जा का मापन। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है ऑप्शन। हीट एक्सचेंजर प्रभा का एक प्रकार नहीं है। प्रतिप्रभा, काउंटर प्रभा,
समानांतर प्रवाह, क्रमिक प्रवाह। तो हीट एक्सचेंजर, हार्ड प्रश्न चलने शुरू होगा क्वेश्चन जो आपके दिमाग से ऊपर को जा रहे होंगे, जरूर पढ़ लेना इन प्रश्नों को, ठीक है। एक भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए आपकी। सही प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन, देख कर जाना हर प्रश्नों को सही से, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर हम नहीं पढ़ पाएंगे तो हमारे नुकसान है, किसी और का नहीं। तो हीट एक्सचेंजर प्रवाह का एक प्रकार नहीं है, प्रति प्रवाह, काउंटर प्रवाह, समानांतर प्रवाह, क्रमिक प्रवाह। एक बार कमेंट करें कि कौन सा प्रवाह एक प्रकार नहीं है हीट एक्सचेंजर का। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन क्रमिक प्रवाह, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? क्रमिक प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, वायुमंडल में प्राय गर्मी कहाँ से आती है? सूर्यताप से, चालन से, विकिरण से, संवहन से। तो वायुमंडल में प्राय गर्मी कहाँ से आती है? क्वेश्चन नंबर 56 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर मुझे कमेंट में बताएं। तो वायुमंडल में प्राय गर्मी कहाँ से आती है? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका सही आंसर सूर्यताप से आती है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ध्यान रखना क्वेश्चन अच्छा प्रश्न था, इसका आंसर सभी बच्चों ने कमेंट कर दिया, वेरी गुड। तो थर्मोमीटर से आमतौर पर पारे का प्रयोग किया जाता है। थर्मोमीटर में आमतौर पर पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें उच्च यानी अधिक तरलता होती है, उच्च संघनता होती है, उच्च चालकता होती है, उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो थर्मोमीटर में जो थर्मोमीटर होते हैं उसमें आमतौर पर पारे का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है क्वेश्चन ये पूछा है। लोगों को बताओ, नॉलेज के लिए प्रश्न अच्छा है नहीं है क्वेश्चन? अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन। अगर आप इस प्रश्न को लगा लेंगे तो आपसे कोई भी प्रश्न मिस नहीं होगा। तो थर्मोमीटरों में आमतौर पर पारे का प्रयोग किया जाता है, क्या मतलब है? तो इसका सही आंसर है उच्च चालकता होती है, वेरी गुड। अगर आपने सी बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, उच्च चालकता। पारस्परिक थर्मामीटर में किस तत्व को जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता है? पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप में अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता है? कार्बन, मरकरी, आर्सेनिक, कैडमियम। एक बार सही आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर, कितना अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन कि जो पारंपरिक थर्मामीटरों में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है मरकरी, ऑप्शन नंबर बी सही है, मरकरी का ध्यान रखना। वह तापमान क्या है जिसका पाठ्यक्रम फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर समान होता है? तो वह तापक्रम क्या है जिसका पाठ्यक्रम यानी पाठ्यांक फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर समान होता है? क्वेश्चन नंबर 59 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर आपने बताया -40 डिग्री, ठीक है क्वेश्चन। तो जिसमें सेल्सियस और फारेनहाइट में दोनों में समान होगा -40 डिग्री पर। मानव शरीर का औसत तापमान होता है, कितना होता है? 24 डिग्री सेंटीग्रेड, 35, 36, 37। तो मानव शरीर का औसत तापमान है कितना है क्वेश्चन? एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर। तो जो मानव शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, 37 डिग्री सेल्सियस। क्रायोजेनिक को दर्शाता है तो कम तापमान को, उच्च तापमान को, कम दबाव को, उच्च दबाव को। तो क्रायोजेनिक दर्शाता है, एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर है कम तापमान को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। निम्न में से किस में संवहन होता है? केवल ठोसों और द्रवों में, केवल द्रवों और गैसों में, केवल गैसों और ठोसों में, ठोसों, द्रवों और गैसों में। तो किस में संवहन होता है ये पूछा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62 वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन है कि बताओ ऐसा कौन है, ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें संवहन होता है? केवल ठोसों में हो और द्रवों में होता है, केवल द्रव और गैसों में होता है, केवल गैसों और ठोसों में होता है, ठोसों, द्रव और गैसों तीनों में होता है संवहन। तो क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। केवल द्रव और गैसों में होता है। अगर आपने नहीं बताया तो सुन लें, क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर बी हो जाएगा। भौतिक विज्ञान चल रहा है क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 पर आ गए हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान के निम्नतर तापमान को ऊष्मा का संचलन होता है? चालन, संवहन, विकिरण या चालन और संवहन दोनों। कितना अच्छा प्रश्न क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन को मिस ना कर दें क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान से निम्नतर तापमान को ऊष्मा को संचरण को कहते हैं? क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर जो है संवहन कहते हैं उस प्रक्रिया को, क्या कहते हैं? संवहन।
ध्यान रखना क्वेश्चन कि किसी प्रक्रिया में अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान से निम्नतर तापमान को क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है? वाह, गजब का क्वेश्चन क्वेश्चन। ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है? चालन, संवहन, विकिरण, नियमन। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर। अगर आप क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर जानते हैं जरूर कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे। तो क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर है विकिरण के माध्यम से। वेरी गुड क्वेश्चन। किसके? विकिरण, ध्यान रखना है। वह पिंड जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है निम्नलिखित में कौन सा गुण वाला भी होता है? ठीक है, वह पिंड जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण वाला भी होता है? अच्छा परावर्तक, पूर्वानुमान संभव नहीं, अच्छा विकिरण, बुरा विकिरण। एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर। अच्छा परावर्तक है, पूर्वानुमान संभव नहीं, अच्छा विकिरक है, बुरा विकिरक है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर है, सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, अच्छा विकिरक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर, तीव्रता पर, वेग पर, आयाम पर। तो ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? क्वेश्चन नंबर 66 पर आ गए हैं। तो ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर जो आपने कमेंट किया ऑप्शन, जल्दी कमेंट कर दें। तरंगों से क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा क्वेश्चन तरंग से। तो उसका सही आंसर आवृत्ति पर। तो ध्वनि का तारतम्य किस पर? आवृत्ति पर। डेसिबल क्या है? एक संगीत वाद्य शोर की तरंगदैर्घ्य, संगीत का एक स्वर, ध्वनि स्तर की एक माप। तो डेसिबल क्या है? एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर है एक ध्वनि स्तर की एक माप है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? श्रव्य ध्वनियाँ, पराश्रविक, अश्रविक या मेगासोनिक। एक बार कमेंट करेंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 68 पर आ गए हैं। ये तो हम सुन सकते हैं क्वेश्चन, आप लोगों को पता है ना इसका। तो इसे कहते हैं श्रव्य ध्वनियाँ। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनियों को क्या कहते हैं? श्रव्य ध्वनि कहते हैं। पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर, 20,000 किलोमीटर ऊपर या 20 किलो हर्ट्ज से नीचे, 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर, 2 किलो हर्ट्ज से ऊपर। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर। पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से। तो इसका सही आंसर है 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर। ठीक है। वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? वायु घनत्व पर, वायु के ताप या तापमान पर, वायु के दबाव पर, वायु की आर्द्रता पर। तो वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर। वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? कितना गजब का क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर है वायु के दबाव पर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, वायु के दबाव पर। तो वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? वायु के दबाव पर। ऑप्शन नंबर सी। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 10 मीटर, 13 मीटर, 17 मीटर, 21 मीटर। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा प्रश्न क्वेश्चन, मोस्ट कर लेना। IMP क्वेश्चन है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर में बतानी क्वेश्चन कितनी होनी चाहिए? तो 10 है, 13 है, 17 है, 21 है। क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर है 17 मीटर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है 17 मीटर। क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर है 17 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट, सोनार का पूरा नाम बताना है। पूरा नाम क्या है? सोनार, साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रेनिंग। सभी ऑप्शन पढ़ने क्वेश्चन, 4 ऑप्शन में आपको पढ़कर सुनाऊंगा, वही टाइम मुझे लगेगा, वही टाइम आपको लगेगा। तो आप 4 ऑप्शन आपके सामने है, एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर अगर आपको पता है तो इसका सही आंसर होगा साउंड नेविगेशन एंड रेनिंग। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? रेडियो तरंग, अवरक्त तरंग, एक्स किरणें, गामा किरणें। तो बताएंगे किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? बताओ, कितना अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिनकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? क्वेश्चन नंबर 73 वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन, कमेंट करेंगे जरूर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर है गामा किरणें। ऑप्शन नंबर डी सही है, गामा किरणें। अगर आपने बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74 पर आ गए हैं। अवरक्त किरणें क्या हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, यांत्रिक तरंगे या विद्युत चुम्बकीय तरंगे।
80 तक जाना है मात्र हमें आज। तो अवरक्त किरणें किसे कहते हैं बताएंगे एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होता है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके को क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट, ओपेक, ट्रांसपेरेंट या विलिट्स। एक बार कमेंट करें जिस सामग्री से रोशनी पारित हो उसे क्या कहते हैं? जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके उसे क्या कहते हैं? इसका नाम आपने 50 बार सुन रखा। क्वेश्चन जरूर बता देंगे आप, उम्मीद है मुझे। जो लोग हमारे साथ अभी भी नहीं जुड़े हैं क्वेश्चन, आप उनसे बहुत ही लाख गुना बेहतर हैं। ध्यान रखें अपना, तैयारी करते रहें। क्वेश्चन हर प्रश्न आपके नज़रों के सामने है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो हर प्रश्न आपकी नज़रों के सामने रहेगा और हर प्रश्न अच्छे से मैं आपको करा दूंगा। ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चन सेम टू सेम, बिल्कुल जो आपके एग्जाम में बिल्कुल सेम टू सेम मिलेंगे। तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके उसे कहते हैं, तो इसका नाम है ट्रांसपेरेंट। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हैंड मिरर किस प्रकार का होता है? अवतल, उत्तल, समतल या समतल उत्तल। एक बार कमेंट करें ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हैंड मिरर किस प्रकार का होता है? तो क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर कमेंट कर दें क्वेश्चन। इसका आंसर तो बता सकते हैं आप लोग। तो इसका सही आंसर है अवतल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। वेरी गुड क्वेश्चन, अगर आपने ये बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। गजब, ऐसे ही कमेंट करते रहें। जो भी लोग मेरे साथ इस टाइम बने हुए हैं क्वेश्चन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही पढ़ते रहें क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है अपने लाइफ के बारे में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77। कारों के हैंडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? परवलिक अवतरण या समतल गोल या उत्तल या बेलनाकार अवतल। एक बार कमेंट करेंगे कारों के हैंडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 पर आ गए हैं। सही आंसर कमेंट करेंगे, बता देंगे कि सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर आपने कमेंट किया परवलिक अवतल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, परवलिक अवतल होता है। ऑप्शन नंबर ए। वाहन चलाने हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण होता है। सही आंसर कमेंट करें, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर। तो वाहन चालन हेतु पार्श्व यानी जो जो हम पार्श्व की बच्चे देखते हैं पीछे की, तो दर्पण कैसा होता है? साधारण होता है, अवतल, उत्तल या प्रतिलोमित। एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर। तो वाहन चलाने हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण होता है, तो इसका सही आंसर है उत्तल। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर उत्तल। एक चम्मच जो टेढ़ा दिखाई देता है किसका उदाहरण है? प्रतिबिंब, अवतल, आवर्तन या धारण या केंद्र बिंदु। क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर क्या होगा। एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है उसकी किसका उदाहरण है? बताएं क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर। जितने विद्यार्थी मेरे साथ बने हुए हैं सभी सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन। वेरी गुड, गजब। इसी तरह से आंसर कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें क्वेश्चन। तो एक चम्मच जो टेढ़ी दिखाई देती है उसका क्या आंसर सही आंसर क्या होने वाला है? तो आंसर नंबर 70 अब बर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 पर आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 80 आज का हमारा लास्ट प्रश्न होगा। निर्वात में एक माध्यम से प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 80 पर आ गए हैं। 80 का सही आंसर कमेंट कर दें और बता दें मुझे कि क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर क्या होने वाला है। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे कि निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स या रेफ्रिकेटिव इंडेक्स या मेडिवेक इंडेक्स या एयर क्वालिटी इंडेक्स। एक बार सही आंसर मुझे कमेंट में बताएं क्या हो जाएगा सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है क्वेश्चन, ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। 80 प्रश्न हम तक पढ़ चुके हैं क्वेश्चन। कैसे लगे आपको एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। मेन कमेंट में कमेंट करके जाएं क्वेश्चन ये वीडियो आपको कैसे लगी। क्वेश्चन जरूर, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें क्वेश्चन। आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहें और
अपने उन सभी दोस्तों को शेयर कर दें जो लोग अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े थे। ठीक है क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सर हम 1 घंटा लगातार आपके सामने बना रहा और आपको ये प्रश्न प्रोवाइड कराता रहा क्वेश्चन, तो आप लोग अच्छे समझदार हैं क्वेश्चन कि हाँ कि मेहनत तो बनती है क्वेश्चन, और आप लोग इतने समझदार भी हैं कि आप लोग ज़रूर मेरी मेहनत को बेकार नहीं जाने देंगे, आगे भी शेयर करेंगे उन सभी दोस्तों को जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी है। ठीक है क्वेश्चन, इसी के साथ सभी गुड नाइट, टेक केयर, अच्छा रहेंगे, ख्याल रखेंगे अपना, और खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, मस्ती करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, और पढ़ने के टाइम पर पढ़ाई करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन। ये नौकरी एक बहुत बड़ी कीमत है नौकरी की क्वेश्चन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नौकरी छोटी मोटी चीज़ नहीं है क्वेश्चन, तो नौकरी पाने के लिए कुछ तो मेहनत करनी होगी क्वेश्चन, वो मेहनत आप कर रहे हैं, अच्छे से मेहनत करते रहें, एक दिन नौकरी मिल जाएगी क्वेश्चन। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच क्वेश्चन, आप तक बने रहने के लिए मेरे साथ, जो भी स्टूडेंट मेरे साथ अब तक बने हुए हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो सभी को गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।